अस्सलामुअलैकुम नाजरीन तीनों अफवाज दिन भर क़याम करके रात को चल पड़ी थीं। तुर्कमान ज़्यादा दूर नहीं था। सुल्तान अयूबी तुर्कमान में आने वाले तूफ़ान से बेखबर था। उसने देखभाल का इंतज़ाम कर रखा था, मगर उसके दुश्मन ने भी अब के अच्छे इंतज़ामात किए थे। उसने अपने छापा मारों को बता दिया था कि तुर्कमान के करीब में सुल्तान अयूबी के ऐसे आदमी मिलेंगे जो देहाती लिबास में या खाना बदोशों के भेष में होंगे, और वो देखभाल कर रहे होंगे। मौरख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी का इस तूफान से बचना मुमकिन नज़र नहीं आता था। उसका बेखबरी में दबोचे जाना यकीनी था। अपने सलारों से वो कह रहा था कि हला बुरान और मूसल वाले इतनी जल्दी हमला करने के काबिल नहीं हो सकते। हालांकि उसे सैफुद्दीन की तरफ से मलकुल साले का भेजा हुआ पैगाम मिल गया था। फौजी और उसकी भाभी पर जैसे दीवानगी तारी थी। उन्हें यह एहसास ही नहीं रहा था कि वो मस्तूरात हैं और उनके रास्ते में कैसे कैसे खतरे हैं। रात उन्होंने घोड़ों पर गुजार दी। सुबह का नूर फैलने लगा तो वो टीलों और रेतीली चट्टानों के करीब से गुजर रही थीं। फौजी ने एक चट्टान के सहारे एक आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। उसका सर ढलक गया था। फौजी ने अपनी भाभी से कहा कि कोई जख्मी मालूम होता है, लेकिन रुकेंगे नहीं। मालूम नहीं कौन है। उन्हें उसके करीब से गुजरना था। वो आदमी उठने की कोशिश कर रहा था। घोड़े करीब गए तो फौजी ने चीख कर कहा कि हारिस, और वो घोड़े से कूद गई। वो हारिस था। वो शहीद नहीं हुआ था, लेकिन उसका जिंदा रहना भी एक करामत थी। उसके जिस्म पर बर्छियों के बहुत से जख्म थे। लड़कियों ने घोड़े के साथ पानी के छोटे छोटे मशकीज़े बांध रखे थे। उन्होंने हारिस को पानी पिलाया। उसे ज़रा होश आया तो उसने पूछा, मैं घर में हूँ, दाऊद कहाँ है? फौजी ने उसे सारी बात बता दी और बताया कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किधर जा रही हैं। हारिस ने कहा कि मुझे घोड़े पर डालो और तुर्कमान की तरफ घोड़े दौड़ा दो। दोनों लड़कियों ने उसे घोड़े पर बिठा दिया। फौजी उसके पीछे बैठ गई। हारिस रूह की कुव्वत से जिंदा था, वरना उसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं बचा था। वो सरगोशियों में फौजी को रास्ता बता रहा था। सुल्तान अयूबी की दुश्मन अफवाज सैफुद्दीन की कमान में तुर्कमान के करीब पहुंच रही थीं। इधर फौजी हारिस और हारिस की बीवी एक महफूज सिम से तुर्कमान की तरफ जा रही थीं। उफक से आसमान गहरा बादामी होता जा रहा था और यह रंग ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। फौजी की भाभी ने उफक की तरफ देखा तो उसने घबरा कर चिल्ला कर कहा, फौजी उधर देखो। हारिस ने सरगोशी की। क्या है फौजी? आंधी, फौजी ने कहा, और उसके दिल पर घबराहट तारी हो गई। इस खित्ते के लोग इन आंधियों से वाकिफ थे। ये इलाका बेशक चट्टानी था, लेकिन कुछ हिस्से रेतीले थे और इर्द गिर्द रेगजार था। आंधी जब आती थी तो चट्टानों को रेत में दफन कर जाती थी। इंसानों और जानवरों के लिए यह क़यामत होती थी। लेकिन ये जो आंधी आ रही थी, वो इस खित्ते की चंद एक भयानक आंधियों में से एक थी, और इस आंधी ने तारीखी हसीयत हासिल कर ली। मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने अपनी अंग्रेजी किताब गोरिल्ला वॉरफेयर में एक यूरोपीय मौरख और मुसलमान वकाई निगारों के हवाले देकर लिखा है कि जिस रोज़ मलकुल साले को मुश्तकीन और सैफुद्दीन के मुतहिदा अफवाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर बेखबरी में हमला करने के लिए तुर्कमान के करीब पहुंच गई, तो ऐसी आंधी आई कि अपनी नाक से एक बलिश्त आगे कुछ नजर नहीं आता था। सुल्तान अयूबी को मालूम नहीं था कि इस आंधी में उस पर एक और तूफान आ रहा है। तारीख में यह भी लिखा गया है कि मुत्तहिदा अफवाज ने सुल्तान अयूबी पर हमला करने में ताख़ीर कर दी, जो सलार आला की लग़ज़श थी। लेकिन राह हक के मुसाफिरों की मदद खुदा किया करता है। कहा जा सकता है कि खुदा जुल जलाल ने दो मुसलमान लड़कियों के जज्बे हुर्रियत की लाज रख ली थी। एक बहन अपने जख्मी भाई को सीने से लगाए मुजाहिदीन इस्लाम को कुफ्र की अलगार से खबरदार करने को दौड़ी जा रही थी। उसे कोई गम न था कि उसका भाई मर रहा है। आंधी इतनी तेज आई कि किसी को संभलने का मौका न मिला। मुत्तहिदा अफवाज चट्टानों की ओट में बिखर कर पनाह गुज़ीन हुई। घोड़े और ऊँट बेलगाम हो गए। कमांडरों को इत्मीनान था कि आंधी गुजर जाएगी और फौजों को मुनज़्ज़म कर लिया जाएगा, मगर आंधी का जोर बढ़ता जा रहा था। सुल्तान अयूबी की खेमागाह की भी हालत बहुत बुरी थी। खेमे उड़ रहे थे। बंधे हुए घोड़ों और ऊँटों ने क़यामत बरपा कर रखी थी। रेत की बौछारों के साथ कंकरियां और रेजे जिस्मों में दाखिल होते महसूस होते थे। चीखें ऐसी जैसे बदरूहें और चुड़ैलें चीख रही हों। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था, मगर पता चलता था कि सूरज को भी आंधी उड़ा ले गई है। कमांडर चिल्लाते फिर रहे थे,
सिपाही उड़ते खेमों को संभालते गिरते और उड़ते थे। 3-4 सिपाही एक चट्टान की ओट में दबके बैठे थे। एक घोड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था उन पर चढ़ गया। सिपाहियों ने इधर उधर गिरते चिल्ला चिल्ला कर कहा, घोड़ा रोको बदबख्त, कहीं ओट में हो जाओ। घोड़ा रुका तो एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, कुछ और ना कहना औरत है। एक और ने कहा, ये 2 औरतें हैं, वो फौजी और उसकी भाभी थीं। सिपाहियों ने यह समझकर के आंधी में रास्ता भूल कर इधर आ निकली हैं, उनके घोड़ों की बागें पकड़ ली और उन्हें चट्टान की ओट में करने लगे, हमें सुल्तान अयूबी तक पहुंचाओ। फौजी ने आंधी की चीखों में चिल्लाकर कहा, सुल्तान अयूबी कहाँ है? हम बहुत ज़रूरी पैगाम लेकर आई हैं, वरना सब मारे जाओगे। सिपाहियों ने घोड़े पर एक लहूलुहान जख्मी को भी देख लिया था। उन्होंने घोड़ों की बागें पकड़ी और बड़ी ही मुश्किल से सुल्तान अयूबी के खेमे तक पहुंचे, मगर वहां कोई खेमा नहीं था। उसकी हिफाजत के लिए कनातें तान दी गई थीं। लड़कियों को देखकर सुल्तान अयूबी तेजी से उठा। सबसे पहले हारिस को घोड़े से उतारा गया, वो अभी जिंदा था। लड़कियां घोड़ों से उतरी और तेजी से बोलते हुए फौजी ने सुल्तान अयूबी को बताया कि मुतहिदा फौज हमले के लिए आ गई है। हारिस ने सरगोशियों में ज़रूरी बातें बताई और वो बोलते बोलते हमेशा के लिए खामोश हो गया। उससे कुछ देर बाद आंधी का जोर थमने लगा। सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों को बुलाया और हुक्म दिया कि खेमे संभालने की ज़रूरत नहीं, सिपाहियों को जैशों और दस्तों में इकट्ठा करो, छापा मार दस्ते फौरन बुलाओ। उसने सलारों को बताया कि क्या होने वाला है और रात के अंदर क्या क्या नकल हरकत करनी है। आंधी का जोर कुछ और कम हो गया, लेकिन रात का अंधेरा फैल गया। सैफुद्दीन की मुतहिदा अफवाज अपने आप को संभालने में मसरूफ़ हो गई। बहुत से सिपाही सो गए। रात का हमला इस बदनज़मी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। जानवर भी इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। आधी रात के बाद अफवाज पर नींद का गलबा तारी हो गया। सुल्तान अयूबी का कैंप जाग रहा था और वहां बेपनाह सरगर्मी थी। सैफुद्दीन को मालूम ही न हो सका कि उसके दाएं और बाएं से 2-3 मील दूर उस फौज का हिस्सा गुजरता जा रहा है जिसे वो बेखबरी में तबाह करने आया था। सुबह तलू हुई। मुतहिदा अफवाज बुरी तरह बिखरी हुई थी, रसद उड़ गई थी। बाज घोड़ों ने मुंह जोर होकर सिपाहियों को कुचल डाला था। अफवाज को उजलत से मुनज़्ज़म किया गया। आधे से ज़्यादा दिन इसी में गुजर गया। सैफुद्दीन ने तीनों अफवाज के सलारों को हुक्म दिया कि चूंकि सुल्तान अयूबी बेखबर है, इसलिए सामने से खुला हमला कर दिया जाए। दिन के पिछले पैर हमला किया गया। दाएं बाएं चट्टाने और सरसब्ज टीले थे, उनसे हमलावरों पर तीरों का मी बरसने लगा। सामने से आग के गोले आने लगे। आतिशगीर मादे की हड्डियां गिरती और फटती थीं। सियाल मादा बिखर जाता था। उस पर जब मंजरीकों के फेंके हुए आग के गोले गिरते थे तो ज़मीन मुहीब शोले उगलती थी। हमला रुक गया। सैफुद्दीन ने अफवाज को पीछे हटा लिया और हमले की तरतीब और सकीम बदल दी, मगर उसकी अफवाज पीछे हटी तो अकब से उन पर ऐसा शदीद और तेज़ हमला हुआ कि अफवाज का शिराजा बिखर गया। यह हमला सुल्तान अयूबी के अपने मखसूस स्टाइल का था। हमलावरों की तादाद थोड़ी थी। घोड़े सर पर दौड़ते आए, सवारों की बर्छियां और तलवारें चलीं और वो गायब हो गए। ऐसे ही हमले पहलों पर हुए। सैफुद्दीन की मरकजी कमान ख़त्म हो गई। रात आई, हमले रात को भी जारी रहे। सैफुद्दीन और पीछे हटा तो उस पर तीरों की बौछारें आने लगीं। सुल्तान अयूबी के छापा मार रात भर सरगर्म रहे। सुबह भी धुंधली थी जब सुल्तान अयूबी ने एक चट्टान पर चढ़कर मैदान जंग की कैफियत देखी। उसके सामने अब जंग का आखिरी मरहला था। उसने कासिद को अपने रिजर्व दस्तों के कमांडर की तरफ दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में सर पर दौड़ते घोड़ों ने जमीन हिला डाली। प्यादा दस्ते दाएं और बाएं से निकले। अल्लाह अकबर के नारों से आसमान फटने लगा। सैफुद्दीन की अफवाज इस काबिल नहीं रही थी कि इस हमले की ताब ला सकें। घेरा भी था और घेरा मुकम्मल था। सामने से शदीद हमला गया। सैफुद्दीन की अफवाज का जज्बा तो ख़त्म हो चुका था। खुद सैफुद्दीन दिल छोड़ बैठा। वो देख रहा था कि कमान उसके हाथ से निकल गई है और अफवाज लड़ने के काबिल नहीं रही। सवार जख्मी सिपाहियों को रौंद रहे थे। आखिर उन्होंने फर्दन फर्दन हथियार डालने शुरू कर दिए। सुल्तान अयूबी की वो फौज जो सैफुद्दीन के अकब में थी आगे आ रही थी। दाएं बाएं से छापा मार हल्ले पे हल्ला बोल रहे थे। सैफुद्दीन की अफवाज शिकंजे में पिस गई। सैफुद्दीन के मरकज तक पहुंचे तो वहां शराब की सुराइयों के सिवा कुछ भी नहीं था। वहां से जो कैदी पकड़े गए उन्होंने बताया कि उनका सलार आला आखिरी बार एक चट्टान की ओट में देखा गया था, फिर नजर नहीं आया। उसे सुल्तान अयूबी के हुक्म से बहुत तलाश किया गया, मगर वो कहीं भी नजर न आया।
وہ نکل گیا تھا۔ اپنی افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبزہ زار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رہے گا تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے، تم فاتح ہو میری بچی، تم۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رکت میں دب گئی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ناظرین، ترکمان کا مرکہ ختم ہو چکا تھا۔ یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم از کم ان نائب سالاروں اور کمانڈروں کی نگاہ میں یہ مرکہ ختم ہو چکا تھا جنہوں نے ملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی متحدہ افواج کو ان کی توقعات کے خلاف بے ترتیب اور بزدلانہ پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے فاتح کمانڈروں کے سامنے دشمن کی لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، منہزور گھوڑے اور زخمی گھوڑے اور اونٹ زخمی اور لاشوں کو کچل رہے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی بھاگ نہیں سکے تھے وہ ہتھیار پھینک کر الگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بے انداز تلواریں، ڈھالیں، برچیاں، کمانیں، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش خیمے، فوجیوں کا ذاتی سامان جس میں نقدی اور قیمتی اشیاء بھی تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر کھڑا تھا جو اس کے دشمن اتحادیوں کے سپریم کمانڈر سیف الدین غازی کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی رہائش گاہ تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سیف الدین اپنی افواج کو بکھرتا اور سلطان ایوبی کی فوج کو یقینی فتح کی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کو بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اس کا فرار خفیہ تھا اور شرمناک بھی۔ اس کے ساتھ اس کے حرم کی منتخب لڑکیاں تھیں، ناچنے گانے والیاں اور ان کے ساتھ زندے تھے۔ سونے کے سکوں اور دیگر نقدی کی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ رقم افواج کی تنخواہ تھی اور یہ سلطان ایوبی کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ سیف الدین کی یہ رہائش گاہ دلکش کپڑوں کے خیموں، کناتوں اور شامیانوں سے بنی تھی۔ یہ کپڑے کی دیواروں اور چھتوں کا محل تھا۔ اس دور کے جنگجو حکمران ایسے محل اور تمام تر آسائشیں اور عشرت کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ سیف الدین بھی انہیں حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے شراب کی سرائیاں، رنگا رنگ پیالے اور مٹکے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کپڑوں کے اس دل فریب محل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پلنگ پر پڑی، وہاں تلوار پڑی ہوئی تھی۔ سیف الدین ایسا بھوکلا کر بھاگا تھا کہ تلوار ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار اٹھا لی، نیام سے نکالی، تلوار چمک رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس تلوار کو دیکھتا رہا۔ اپنے ساتھ کھڑے دو سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اس تلوار کو فلسطین فتح کرنا تھا، مگر صلیب نے اسے اپنے گناہوں میں ڈبو کر اپنی طرح لکڑی کا ڈنڈا بنا ڈالا ہے۔ جو تلوار شراب سے بھیگ جائے وہ لہو کے رنگ سے محروم رہتی ہے۔ اس سے ملحق ایک وسیع اور خوشنما خیمے میں حسین لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ انہیں اپنا انجام کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ فاتح فوج کے قبضے میں آ کر وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسی دلکش لڑکیوں کو دیکھ کر کون درندہ نہیں بن جاتا، لیکن انہیں جب سلطان ایوبی کا یہ حکم سنایا گیا کہ وہ آزاد ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں بتا دیں تاکہ وہاں تک انہیں حفاظت اور باعزت بھیجا جا سکے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں عورت کے وجود کو برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 2 لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھیں اور وہی 2 سیف الدین پر چھئی رہتی تھیں۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیف الدین کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس دور کی جنگوں میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی فاتح فوج مال غنیمت پر ٹور پڑتی تھی۔ زیادہ تر فوجی شکست خوردہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی رہائش گاہ یعنی مرکز پر دھاوا بولتے تھے، کیونکہ وہاں خزانہ، شراب اور عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک طوفانی ہڑ بہنگ اور بعض اوقات دنگا فساد برپا ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احکام سخت تھے۔ کسی افسر کو بھی اس کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اجازت نہیں تھی کہ مال غنیمت کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور ایک جگہ جمع کرنے کا کام کسی ایک دستے کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان ایوبی خود کرتا تھا۔ ترکمان کے مرکے کے بعد سلطان ایوبی نے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہ دیا۔ اس نے اپنے اور دشمن کے زخمیوں کو اٹھانے، مرہم پٹی کرنے اور جنگی قیدیوں کو الگ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کراتا تھا۔
इस मरके में दुश्मन बेतरतीबी से भागा था। सुल्तान अयूबी के बाद दस्तों ने ताक़ुब भी किया था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि ताक़ुब में भी दस्ते और जैश तरतीब में और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। सुल्तान अयूबी ने ताक़ुब रुकवा दिया और दाएं और बाएं पहलू को इसी तरह तैयार रखा था जिस तरह जंग से पहले थे। हमले में उसने दूसरे दस्ते, छापामार और रिजर्व की कुछ नफरी इस्तेमाल की थी। मार्का ख़त्म हो जाने के बाद भी उसने पहलू के दस्तों को समेटा नहीं था। इसके अलावा उसने अपने महफूजा को फ़ौरन वापस बुलाकर उसे अपने कमान में ले लिया था। दुश्मन के साजो सामान और जानवरों वगैरह के मुतालिक क्या हुक्म है? एक सलार ने सुल्तान अयूबी से पूछा और कहा कि लड़ाई हमारे हक में ख़त्म हो चुकी है। मैं अभी इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुआ। सुल्तान अयूबी ने कहा, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरे सबक इतनी जल्दी भूल ना जाया करो। हमने दुश्मन की मरकजियत और जमीयत को बिखेरा है। क्या हमारे किसी दस्ते ने उसके पहलू पर हमला किया था? नहीं किया था। मुझे शक है कि उसके दोनों नहीं तो एक पहलू महफूज है। वो आखिर 3 फौजें थीं। उनके सलार ईमान फरोश हो सकते हैं, ऐसे अनाड़ी नहीं हो सकते कि उनके जो दस्ते लड़ाई में शामिल नहीं हुए उन्हें वो जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल न करें। हो सकता है उनका महफूजा भी महफूज और तैयार हो। उनकी मरकजी कमान ख़त्म हो चुकी है सुल्तान मोहतरम, सलार ने कहा। उन्हें हुक्म देने वाला कोई नहीं रहा। सलेबियों का ख़तरा भी है। सुल्तान अयूबी ने कहा, गो मुझे किसी तरफ से भी इतला नहीं मिली कि सलेबी फ़ौज कहीं कुर्ब जवार में मौजूद है, लेकिन यह इलाका चटानी है। यहाँ टीले और वसी नशेब भी हैं और कुछ हिस्सा रेगिस्तानी भी है। नज़र दूर तक नहीं देख सकती। दुश्मन और सांप पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मरते मरते डंक मार देता है। मुझे सैफुद्दीन का सलार मुजफ्फरुद्दीन की कोई खबर नहीं। तुम सब जानते हो कि मुजफ्फरुद्दीन इतनी आसानी से भागने वाला सलार नहीं। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अपनी आंखें खुली रखो, दस्तों को यकजा कर लो। मुजफ्फरुद्दीन अगर मेरे सबक भूल नहीं गया तो वो मुझ पर एक जवाबी हमला ज़रूर करेगा। नाजरीन, सुल्तान अयूबी का ख़तरा बेबुनियाद नहीं था। आपने करून हमाद की जंग में सैफुद्दीन के एक सलार मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन का जिक्र सुना है। मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अयूबी की फ़ौज में सलार रह चुका था और उसकी मरकज़ी कमान में उसके साथ भी रहा था। इसलिए उसे अच्छी तरह इल्म था कि सुल्तान अयूबी जंगी मनसूबा किन अनासर को सामने रखकर तैयार करता और मैदान जंग में उसमें किस तरह रद्द-बदल करता है। मुजफ्फरुद्दीन कुछ तो ज़हनी लिहाज से पैदाइशी जंगजू था। ज़्यादातर तरबियत सुल्तान अयूबी से हासिल की, इसलिए उसमें वो जौहर थे जो उसे मैदान जंग से मुंह नहीं मोड़ने देते थे। वो सैफुद्दीन का करीबी रिश्तेदार था। जब सुल्तान अयूबी मिस्र से दमिश्क गया और मुसलमान उमरा उसके खिलाफ सफरा हो गए तो मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अयूबी को बताए बगैर उसकी फ़ौज से निकलकर उसके दुश्मन के कैम्प में चला गया था। तुर्कमान के इस मरके से पहले करून हमाद के मरके में मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अयूबी के पहलू पर ऐसा शदीद हमला किया था जिसका मुकाबला सुल्तान अयूबी ने पहलू के दस्तों की क़यादत अपने हाथ में लेकर किया था। बहाउद्दीन शद्दाद की तहरीर के मुताबिक अगर सुल्तान अयूबी खुद क़यादत न करता तो मुजफ्फरुद्दीन जंग का पासा पलट देता। सुल्तान अयूबी मुजफ्फरुद्दीन को फ़न हर्ब व ज़रब का उस्ताद मानता था। अब तुर्कमान में उसे जासूसों ने उसके मुतहिदा दुश्मनों की अफवाज के मुतालिक जो मालूमात दी थीं उनमें एक ये भी थी कि मुजफ्फरुद्दीन भी इन अफवाज के साथ है। ये मालूम नहीं हो सका था कि वो कलम में है, दाएं है या बाएं है, या वो महफूजा का सलार है। सुल्तान अयूबी ने चंद एक जंगी कैदियों से उसके मुतालिक पूछा था। उन्होंने ये तस्दीक तो कर दी थी कि मुजफ्फरुद्दीन लश्कर के साथ है, मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि कहाँ है। हो सकता है कैदियों ने उस पर पर्दा डाल लिया हो कि मुजफ्फरुद्दीन कहाँ है। सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों से कहा, मैं तस्लीम नहीं कर सकता कि वो लड़े बगैर भाग गया होगा। वो मेरा शागिर्द है। मैं उसकी जंगी एहलिया से भी वाकिफ़ हूँ और उसकी फितरत से भी। वो हमला करेगा। अगर उसे यकीन हुआ कि वो शिकस्त खा जाएगा फिर भी वो हमला करेगा। उसे हमला करना चाहिए, वरना मुझे मायूसी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये न कहे कि मुजफ्फरुद्दीन भाग गया है। ये आवाज़ सैफुद्दीन के सलार मुजफ्फरुद्दीन की थी जो तुर्कमान के मैदान जंग से 2-2.5 मील दूर सुनाई दे रही थी। मैं लड़े बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उस वक्त जब सुल्तान अयूबी सैफुद्दीन के रिहायशी खेमों में खड़ा था, सैफुद्दीन का कोई कमांडर यह पैगाम लेकर मुजफ्फरुद्दीन के पास पहुंचा था कि सुल्तान अयूबी को किसी तरह कबल अज़ वक्त पता चल गया था कि उस पर हमला आ रहा है, इसलिए हम धोखे में आ गए। अब यहाँ लड़ना बेकार है। बेहतर यह है कि तुम भी वापस चले जाओ और अपने दस्तों को किसी और बेहतर जगह लड़ाने के लिए बचा कर ले जाओ।
सैफुद्दीन ने इस पैगाम में अपने मुतालिक बताया था कि वो किसी को बताए बगैर मैदान जंग से जा रहा है। हम आपका हर हुक्म बजा लेंगे। मुजफ्फरुद्दीन के एक नायब सलार ने उसे कहा, लेकिन इस हालत में जबकि हमारी फौज के लड़ने वाले हिस्से मारे गए, जख्मी या कैदी हो गए या भाग गए हैं, इस थोड़ी सी फौज से जवाबी हमला करना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैं इन दस्तों को नाकाफी नहीं समझता जो मेरे पास हैं। मुजफ्फरुद्दीन ने कहा, यह उस फौज का 1/4 है जो हम साथ लाए थे। सुल्तान यूबी इससे भी कम नफरी से लड़ता और कामयाब हुआ करता है। मैं उसके पहलू पर हमला करूंगा। मैं उसे वो चाल नहीं चलने दूंगा जो उसने करून हमात में चली थी। तुम सब हमले के लिए तैयार रहो। आली मकाम सैफुद्दीन गाजी वली मूसल 3 फौजों की नफरी से हार गए हैं। नायब सलार ने कहा, मैं अपने मशवरे को दोहराऊंगा कि इस थोड़ी सी नफरी से हमला करना उसे मरवाने वाली बात है। मैदान जंग में अपने हरम और शराब के मटके साथ रखने वालों के पास 3 की बजाय 10 फौजें हों तो भी उनका अंजाम यही होता है जो वली मूसल सैफुद्दीन का हुआ है। मुजफ्फरुद्दीन ने कहा, मैं शराब भी पीता हूँ, लेकिन यहाँ पानी भी ना मिले तो मैं परवाह नहीं करता। सुल्तान यूं भी मुझे ईमान फरोश और गद्दार कहता है, लेकिन मैं इसलिए उससे लड़ने से मुंह नहीं मोड़ूंगा कि वो मुसलमान है। ये 2 सलारों की टक्कर होगी। ये 2 पहलवानों का दंगल होगा। ये तेग जनों का मुकाबला होगा। अपने दस्तों को तैयार करो और याद रखो, सलाहुद्दीन यूबी के जासूसों की नजरें ज़मीन के नीचे भी देख सकती हैं। अपने दस्तों को आज रात और परे ले चलो और हर तरफ दूर दूर तक अपने आदमी छोड़ दो। वो जिसे मशकूक हालत में घूमता फिरता देखें उसे पकड़ लें। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।